Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are in good health. प्लीज़ सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए. Stay at home and stay safe. Moving towards our today's lecture. आज के लेक्चर में हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे. हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलप स्टेट्स में यूके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है. तो आज हम उसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या ड्यूटीज़ क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसकी पावर्स क्या क्या हैं. बेसिकली हम प्राइम मिनिस्टर के पूरे पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी देखेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से बनती है, उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे, वोटर्स की क्या क्वालिफ़िकेशन होती है. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट बाद में बनते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है. एंड स्पेसिफ़िकली हम पार्लियामेंट में आज लोअर हाउस को डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट के या लोअर चैम्बर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाउस ऑफ कॉमन्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जब डिस्कस की थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो क्वीन है, जो मोनार्क है, वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करती है कि आप आएँ और गवर्नमेंट बनाएं. तो वो जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है गवर्नमेंट में, सबसे पहले ये देख लेते हैं. The Prime Minister, as explained earlier, holds dominant position in the cabinet and the whole machinery of the government revolves around him. प्राइम मिनिस्टर जो है बीइंग द हेड ऑफ़ द कैबिनेट उसके पास एक डोमिनेंट पोजीशन होती है और गवर्नमेंट की तमाम जो मशीनरी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एज अ कैबिनेट चीफ. As head of the cabinet, the Prime Minister supervises and coordinates the working of different ministers. He performs a pivotal role in the formation and working of the cabinet. His opinion carries weight in the cabinet meetings, and as such, he can resolve the differences among the ministers. Although his relationship with his cabinet colleagues is not like that of a boss to his subordinates, as is the position enjoyed by the American president. Still, a seasoned and competent prime minister can manipulate the circumstances to his advantages. Sometimes he may take decisions in an independent manner or in consultation with quite few ministers, as done by Mr. Eden in 1954 in collaboration with French government. ठीक है, आगे उन्होंने एग्जाम्पल कोट की हुई है कि 1954 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किस तरह से फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन की थी इजिप्ट के मामले पे. तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, ही इज़ द चीफ ऑफ कैबिनेट. कैबिनेट मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उर्दू में जिनको हम काबीना कहते हैं, ठीक है, और हर कैबिनेट मेंबर के पास एक या एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो या किसी भी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री होती है. तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ही इज़ द चीफ ऑफ दैट कैबिनेट. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके फंक्शन को सुपरवाइज़ करता है और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है. हम देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान साहब,
अक्सर न्यूज़ में आ रहा होता है कि जी आज कैबिनेट का अहम इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की सदारत में। तो ये वही जो है चीज़ की तरफ जा देखें तो हम वही हमें नज़र आता है कि ही इज़ द चीफ ऑफ द कैबिनेट हु सुपरवाइजेज द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट्स एंड हु आल्सो सुपरवाइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज एंड कोऑर्डिनेट्स अमंग दैम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैबिनेट की वर्किंग में, बीइंग द चीफ ऑफ कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की जो ओपिनियन होती है उसको बहुत वेटेज दिया जाता है कैबिनेट मीटिंग्स में। और जो कैबिनेट कलीग्स के साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप है वो इस तरह से नहीं है कि जैसे एक मास्टर और एक सब ऑर्डिनेट का होता है, बल्कि बॉस नहीं होता वो, बल्कि वो उनके साथ एज अ टीम मेंबर, एज अ कलीग काम करता है। तो ये एज अ चीफ ऑफ द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी होती है। मूविंग टूवर्ड्स एज लीडर ऑफ द हाउस। अब ये देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जो है वो सवाल ये आ जाता है जब आप कोई पेपर देते हैं, वन एग्ज़ाम पेपर देते हैं या कोई इस तरह का आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है हु इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया है कि यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडर ऑफ द हाउस हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। यूके में भी लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान में भी लीडर ऑफ द हाउस आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। तो एज ए लीडर ऑफ द हाउस यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उसके पास कौन सी पावर्स हैं वो हम देख लेते हैं। Being the leader of the majority party in the House of Commons, the Prime Minister assumes the role of leader of the House. अभी हमने डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा सीट्स जीतती है उनका लीडर होता है। तो इसी वजह से वो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी एक स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करता है और उसका रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। As such, he issues important policy statements. Important policy statements भी being the leader of the house कौन इशू करता है? प्राइम मिनिस्टर। And during the sessions of the parliament he remains in close touch with the leader of the opposition. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी यूके में पार्लियामेंट का सेशन हो रहा होता है, इजलास हो रहा होता है, तो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है प्राइम मिनिस्टर, वो क्लोज टच में रहता है लीडर ऑफ द अपोजिशन में, पर्टिकुलरली किसी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ पे। It is on the advice of the Prime Minister that the Queen decides to summon or dissolve the Parliament. ये भी जो है प्रोगेटिव क्वीन का है कि वो पार्लियामेंट के इजलास को कब बुलाएगी या उसको कब डिज़ोल्व करेगी, लेकिन क्वीन जो है ये अपना प्रोगेटिव या राइट कब एक्सरसाइज करती है? जब उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। एज लीडर ऑफ द हाउस the prime minister enjoys certain privileges on the floor of the house. Being the leader of the house, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ प्रिविलेजेस हैं जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करता है, कोई और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंजॉय नहीं करता। अब वो कौन से प्रिविलेजेस हैं? ही इज़ गिवन मोर टाइम टू स्पीक ड्यूरिंग द डेलिब्रेशंस। जब कोई सेशन हो रहा होता है पार्लियामेंट का, उसमें जब डिबेट हो रही होती है तो प्राइम मिनिस्टर को जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट का, वो ज़्यादा टाइम देता है बात करने के लिए। ऑल मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी इन द हाउस लुक एट हिम फॉर गाइडेंस। ठीक है, बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस ही आल्सो गाइड एंड एडवाइज हिज पार्टी मेंबर्स। As he is responsible for maintaining discipline within the party lines. पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना भी प्राइम मिनिस्टर की एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है या उसका फंक्शन है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट पार्टी विप्स असिस्ट हिम इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस टास्क। तो पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो उसको हेल्प आउट करते हैं इस टास्क को फुलफ़िल करने में। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन है वो ये है या उसकी ड्यूटी है दैट ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर का एज अ नेशनल लीडर।
नेशनल लीडर भी यूके में कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वहाँ के। Leadership role of the Prime Minister is not confined merely within the Parliament. He is rather taken as a national leader due to his most prestigious position. वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस नहीं है पार्लियामेंट में, बल्कि एक नेशनल लीडर भी हैं, और इसकी वजह उनका वो प्रेस्टिजियस जो पोर्टफोलियो है प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो वो है। हिज ओपिनियन on important national issues is paid due heed। जो इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स होते हैं, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बीइंग अ नेशनल लीडर। His statements and speeches are regarded as the most effective channel for molding public opinion। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है यूके में वो नेशनल लीडर है। इट मीन्स ही इज़ आल्सो द लीडर ऑफ द होल नेशन। पूरी की पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी की पूरी नेशन के वो लीडर हैं। तो उनकी जो स्पीचेस होती हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, आवाम उनको सीरियस लेती है और वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इन यूके में। आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब। हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब बहुत कोई सीरियस मैटर हो जाता है मुल्क में, तो वो क्या करते हैं, वो आवाम से ख़िताब करते हैं नेशनल टेलीविज़न पे। इसका मतलब है कि वो आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं। अगर आवाम के कोई रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली ही ट्राइज टू शेप द पब्लिक ओपिनियन इन हिज फेवर। तो यूके में भी प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ नेशनल लीडर शेप द पब्लिक ओपिनियन थ्रू हिज statements and speeches. The charismatic personality of the Prime Minister and the good reputation he has earned help his party in winning next elections. The clear example is the popularity of the Conservative Party। ठीक है जी, वो कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की करिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, और हो सकता है कि वो अगले जनरल इलेक्शन में भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी वोट लेके दोबारा से हुकूमत में आ जाए। ऐसा ही होता है हर मुल्क में। अगर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, उनकी टीम होती है, वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, जब वो परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो इससे क्या होता है, आवाम का उन पर ट्रस्ट बढ़ता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम अगले इलेक्शन में भी दोबारा से इनको वोट दे के इनको हुकूमत में लाएं, ताकि मुल्क और आवाम का फ़ायदा हो। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके as a national leader also perform important functions and duties. Next important function of Prime Minister is the link between the Queen and the Cabinet. Prime Minister जो UK के हैं, he is a channel of we can say communication or coordination between the monarch, who is Queen, and the Cabinet. British Prime Minister acts as a link between the Cabinet and the Queen. He keeps her informed about all important decisions of the Cabinet। अब लिंक का काम प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्वीन और कैबिनेट के बीच में। ठीक है, वो कैबिनेट की तमाम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस या उनकी पॉलिसीज़ को क्वीन तक पहुंचाते हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, every minister has access to the queen, but in practice it is the prime minister who informs her about the administrative affairs। वो कहते हैं कि अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो इन थेरी तमाम के तमाम कैबिनेट मेंबर्स को, जो मिनिस्टर्स होते हैं, एक्सेस है कि वो क्वीन के पास जाके अपने डिपार्टमेंट के मामलात को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली तो ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो क्वीन और कैबिनेट के बीच में लिंक या कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और क्वीन को इन्फॉर्म करते हैं तमाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के बारे में जो मुल्क में हो रहे होते हैं।
The Queen makes important policy statements on the advice of the Prime Minister. ठीक है, क्वीन ने अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है तो वो किसकी एडवाइस पे देती है? वो यूके के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे देती है. द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन टू बी डिलीवर्ड इन द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. जब भी कोई नया सेशन का स्टार्ट होता है तो क्वीन जो है वो एक स्पीच देती है, और वो स्पीच भी कौन प्रिपेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर प्रिपेयर करता है. आप ये देखें कि क्वीन का जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल है, ट्यूटोरियल है. ठीक है, क्वीन इन प्रैक्टिस जो है वो उस तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से इन थेरी में उसके पास है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है दे आर एक्सरसाइजिंग ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द क्वीन और मोनार्क. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज़ कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स. The opinion of the Prime Minister carries special weight in foreign affairs. फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करना भी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है. उसके जो ओपिनियंस होते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, particularly related to the foreign affairs. Secretary of Foreign Affairs in particular remains in constant touch with the Prime Minister. जो फॉरेन अफेयर्स का हेड होता है, जिसको सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली टच में रहता है प्राइम मिनिस्टर के साथ. द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने जो मुल्क को है वो रिप्रेजेंट करता है. आगे एग्जांपल दी हुई है कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस में जो है लॉर्ड बेकनफील्ड जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यूके को रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, तो हम देखते हैं कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरेन अफेयर को कंडक्ट करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है. दीज ऑल आर द important functions and duties of British Prime Minister, who is the leader of the majority party. Now moving towards the British Parliament. ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से बनती है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट अर्लीस्ट ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्स एंड एज सच कॉल्ड मदर पार्लियामेंट्स. जितनी भी मॉडर्न पार्लियामेंट्स हैं उनमें से सबसे पहली जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसलिए इसके पास एक टाइटल है दैट इट इज़ कॉल्ड द मदर पार्लियामेंट. It has borne deep imprints on the parliamentary procedure of modern legislatures. King in Parliament is regarded as the legal sovereign in British constitutional system, and the constitutional validity of the laws enacted by the Parliament cannot be challenged in any court of the law. वो कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास करती है या इनएक्ट करती है तो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता. इतनी ज़्यादा मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पावरफुल है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, इट कैन इफ़ेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. ठीक है जी, पार्लियामेंट जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग, कानून साजी. कानून साजी करने के अलावा इसका जो और एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट आ जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट हमने डिस्कस किया है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर होते हैं, तो पार्लियामेंट जो है वो उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रही होती है. इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट being the member of the parliament are responsible in the parliament for their performance या for the function of their departments. To make new laws or alter the existing laws, impose taxes and decide about the question of war and peace are the exclusive concerns of the parliament. जो पार्लियामेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं? नए लॉज बनाना, एग्जिस्टिंग लॉज को ऑल्टर करना मतलब उनमें चेंजेस करना,
अमेंडमेंट्स करना, तरमीम करना, टैक्स को इम्पोज करना, और वॉर और पीस को भी डिसाइड करना किसका काम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम है। It is fully authorized to bring fundamental changes in the governmental structure to the extent of making such decisions as to abolish even the monarchy। अब आप देखें कि वो कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जो है वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करने का भी अख्तियार है, यहाँ तक कि वो मोनार्की को भी एबॉलिश करने का अख्तियार रखते हैं। द रूल्स रेगुलेटिंग सक्सेशन टू द थ्रोन हैव बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कि जो थ्रोन की किस तरह से है वो सक्सेशन होगी, उसका अख्तियार भी पार्लियामेंट के पास होता है। आगे हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि पार्लियामेंट की जो है वो कॉम्पोजिशन किस तरह से है। द यूके पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 चैम्बर्स। पार्लियामेंट 2 चैम्बर्स पे मुश्तमिल होती है, एक अपर चैम्बर होता है, एक लोअर चैम्बर होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द अपर चैम्बर। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है, अपर चैम्बर, उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इट इज़ बेसिकली हेरिडिटरी। ठीक है, मतलब वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, बल्कि उसकी जो मेंबर्स होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। वेयर एज हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर चैम्बर इज़ अ पॉपुलर वन। जो लोअर चैम्बर है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं वो पॉपुलर वन है। पॉपुलर वन का मतलब है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली अवाम उनको इलेक्ट करती है थ्रू वोटिंग। The powers of parliament in modern democratic ages are exercised by the House of Commons। ज़्यादातर जो powers हैं वो House of Commons exercise करता है। Both houses of the parliament are situated on the west bank of the river। ठीक है, ये आगे थोड़ी सी उन्होंने बताई हुई है कि पार्लियामेंट लोकेटेड कहाँ पे है। अच्छा जी, पार्लियामेंट का आपने ये ज़रूर याद रखना है कि पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था बाई कैमरलिज़म। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर या बाई कैमरलिज़म का ये मतलब होता है कि जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जिसको आप यूके में पार्लियामेंट कहते हैं, उसके 2 हाउसेस या 2 चैम्बर्स होते हैं। बाई का मतलब होता है 2, यूनी का मतलब होता है 1। यूनी कैमरलिज्म में एक चैम्बर होता है पार्लियामेंट का, बाई कैमरलिज्म में पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं। यूके में भी बाई कैमरलिज्म है, इट मींस पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली अवाम उनको वोट दे के इलेक्ट करती है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वो हेरिडिटरी होता है। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दे के समझा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। पाकिस्तान में भी बाई कैमरलिज्म है। ठीक है, आप देखें कि जो आपकी पार्लियामेंट है विच इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, पार्लियामेंट के भी 2 चैम्बर्स हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के। निचला जो चैम्बर है, लोअर हाउस या लोअर चैम्बर, उसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। जो अपर चैम्बर है या अपर हाउस है उसको हम सेनेट कहते हैं। जहाँ पे भी हमें पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स नज़र आएंगे, जैसे पाकिस्तान में नज़र आते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, तो उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे या बाई कैमरलिज्म कहेंगे। और ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़, मैंने इसलिए आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, इसको हमेशा आपने याद रखना है। अब हम आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशंस ऑफ द वोटर्स पे, कि जो लोअर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके लिए जो आवाम वोट करती है, वोटर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ऑल सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव आर द राइट टू वोट without any discrimination on the basis of caste, color, creed, religion and class। ठीक है, 18 या 18 साल से ऊपर के तमाम जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू वोट है, मतलब उनके पास वोट डालने का हक है। 3 months residential requirements in an electoral district is however prescribed।
जिस आप डिस्ट्रिक्ट में आपने वोट कास्ट करना है वहाँ पे आप 3 मंथ से वहाँ के आप रेजिडेंट्स हो, ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे वो कहते हैं कि ऑल सच सिटीजन्स आर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन मेल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन आल्सो बी। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कोई धांधली करते हुए हमें नज़र आता है तो क्या होगा, फिर आप उसको डिसक्वालीफाई कर देंगे। तो बस आपने ये याद रखना है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर के जो सिटीजन्स हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स, उनके पास राइट टू वोट है। ये थी वोटर्स की क्वालिफ़िकेशन, जिन लोगों ने वोट करना होता है। अब आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स पे। ठीक है, जो कैंडिडेट्स होते हैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। अब जो लोग इनएलिजिबल हैं, अहल नहीं हैं, जो लोग ना अहल हैं मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट बनने के, उनमें सबसे पहले हैं एलियंस, मतलब बाहर के कोई लोग जो हैं वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट नहीं बन सकते। उसके लिए ब्रिटिश सिटीजन्स या ब्रिटिश नेशनल होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जी, पर्सनस अंडर 21 ईयर ऑफ एज। 21 साल से कम के लोग भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बैंकरप्ट्स नहीं लड़ सकते इलेक्शन, पीयर्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हैबिचुअल क्रिमिनल्स एक्शन नहीं लड़ सकते, मेंटली अनसाउंड, ठीक है, पर्सनस जो होते हैं वो इलेक्शन यूके में नहीं लड़ सकते, प्रीस्ट जो होते हैं डिफरेंट चर्चेज़ के, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यूके की सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल सर्वेंट्स ऑफ क्राउन, क्राउन के जितने भी सर्वेंट्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ के अलावा, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट या नहीं कर सकते या इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो यूके में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इनके अलावा जितने भी लोग हैं 21 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ऑल सिटीजन्स who fulfill requisite qualifications are eligible to contest the election for membership of the parliament. A candidate can contest from any constituency of his choice provided he is registered as a voter. In case the eligibility of a person becomes controversial after his election as member of House of Commons, the latter shall decide the issue. वो कहते हैं कि तमाम के तमाम यूके के जो सिटीजन्स हैं जो ऊपर वाले क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, ठीक है, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए। जो कैंडिडेट है इलेक्शन का वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है हल्का, किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि वो वहाँ पे एज अ वोटर रजिस्टर होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, ये क्वालिफ़िकेशन है कैंडिडेट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की। अच्छा जी, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज़। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का ये मतलब है कि हर हलके को एक सीट अलॉट की जाती है। पाकिस्तान की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझा देती हूँ। पाकिस्तान में भी ये देखें, जब किसी भी हलके का, नेशनल असम्बली के हलके का इलेक्शन होता है तो हर हलके की, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सीट होती है और वहाँ पे 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा समटाइम कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उस हलके की सीट एक ही होती है, मतलब वहाँ पे एक ही बंदा जो है वो इलेक्शन जीत के एमएनए बनेगा। इसको कहते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। यूके में भी इसी तरह से है। Parliamentary elections are held on the basis of single member constituencies. It means one seat allocated to one constituency irrespective of the member of candidate in the contest. पार्लियामेंट के इलेक्शंस में वो कहते हैं कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, हर हलके को एक सीट अलॉट की जाती है, चाहे उस हलके में जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन क्यों ना कॉन्टेस्ट कर रहे हों। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। नेक्स्ट है जी, लॉस ऑफ मेंबरशिप। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिज़ाइन फ्रॉम इट्स मेंबरशिप। जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है वो अपनी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर सकता है। इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर देख लेते हैं थोड़ा सा। इन द पास्ट दिस राइट वॉज नॉट सिक्योर्ड एज मेंबर्स डिड नॉट फाइंड
incentive to attend the sessions of the parliament, and some would prefer to resign on account of this inconvenience and hardships due to the lack of communication facilities. पास्ट में वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो मेंबरशिप से रिज़ाइन कर देते थे। क्यों करते थे? उसकी वजह ये थी कि उनको कोई ख़ास इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते थे, इसलिए वो उनको इतना ज़्यादा मेंबरशिप जो है वो पार्लियामेंट की अट्रैक्ट नहीं करती थी, इसलिए वो रिज़ाइन कर देते थे सम टाइम मेंबरशिप से। लेकिन एट प्रेजेंट क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज एंड इट कैरीज मैनी प्रिविलेजेस इन एडिशन टू अलाउंसेस। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम करंटली देखें तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट का मेंबर होना इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, और इसके साथ साथ प्रेस्टीज के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रिविलेजेस देती है और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक सैलरीज होती हैं। तो इसलिए जो मेंबर एक दफ़ा पार्लियामेंट का बन जाता है तो वो मेंबरशिप से रिज़ाइन करने की तरफ अब आजकल के दौर में नहीं जाता इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ड्यूरेशन कितना होता है पार्लियामेंट का? हाउस ऑफ कॉमन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है यूके का, जो लोअर हाउस है, अभी मैंने आपको बताया है, उसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, या उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 5 years। 5 साल के लिए मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह से है, जो आपका लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली, उसका ड्यूरेशन भी 5 years है। नेक्स्ट है जी समनिंग ऑफ द सेशन। पार्लियामेंट के सेशंस को किस तरह से समन किया जाता है, किस तरह से पार्लियामेंट का जो इजलास है वो बुलाया जाता है। To summon the session of parliament is a matter which falls within the legal power of the queen। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट के सेशन को कॉल करना किसके पास अख्तियार है, क्वीन के पास अख्तियार है। क्वीन कैन समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज शी कैन डिज़ोल्व द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये कम्प्लीटली क्वीन का प्रोगेटिव है, उसका राइट है कि वो पार्लियामेंट के सेशन को जब मर्ज़ी चाहे समन कर सकती है, कॉल कर सकती है। लेकिन इन प्रैक्टिस she exercises this power on the advice of the prime minister। थ्रेटिकली तो ये क्वीन का अख्तियार है, क्वीन की पावर है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्वीन का पार्लियामेंट के सेशन को बुलाती है जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ऑन बिहाफ ऑफ द क्वीन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। The sessions of the parliament are normally summoned more than once during a year, but holding of at least one session a year is a constitutional requirement based on a convention। हर साल में पार्लियामेंट का जो है एक दफ़ा सेशन बुलाना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आप एक से ज़्यादा सेशंस भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये सेशन कॉल कौन करता है? ये सेशन कॉल्स क्वीन करती है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The parliament normally remains in session from November to November with different intervals in the form of national holidays and a long summer duration। 1 नवंबर से दूसरे नवंबर तक पार्लियामेंट का जो सेशन है वो रहता है, लेकिन डिफरेंट इंटरवल्स में ये सेशन होता है। नेक्स्ट है जी कोरम। कोरम का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के सेशन को बुलाने के लिए एटलीस्ट कितने मेंबर्स होना ज़रूरी है पार्लियामेंट में। तो यूके में जो प्रेजेंट कोरम है दैट इज़ एटलीस्ट 40 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द कोरम इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट के या हाउस ऑफ कॉमन्स के पर्टिकुलरली जो है बिज़नेस को चलाने के लिए, उसके इजलास को मतलब यहाँ पे है ये चलाने के लिए 40 मेंबर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड द कोरम ऑफ द हाउस। ये हाउस ऑफ कॉमन्स की जो लोअर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि उसकी बात हो रही है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का जो कोरम है दैट इज़ 40 मेंबर्स। इट मीन कि आप तभी पार्लियामेंट का इजलास जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं जब
में 40 मेंबर्स मौजूद होंगे, बैठे होंगे। टोटल इसकी जो मेंबरशिप होती है वो 646 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 646 मेंबर्स। यहाँ पे मेंशन करना मुझे याद नहीं रहा, तो ये आप लोग नोट कर लें कि आउट ऑफ 646 द कोरम ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ 40 मेंबर्स। अगर 40 से कम मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो सेशन हाउस का नहीं होगा, कोई भी उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास क्या पावर्स हैं और उसके पास क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है हाउस ऑफ कॉमन्स का, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो है जी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया है, लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग प्रोसेस। कानून साजी करने को आप लेजिस्लेशन कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ टू मेक लॉज, लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना उसका सबसे पहला काम है। The primary function of house is to enact laws and make alteration in the existing ones so as to bring these in line with changing conditions. सबसे पहला काम जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का न्यू लॉज बनाना है और एग्जिस्टिंग लॉज में जो है वो ऑल्ट्रेशन करना है, चेंजेस करना है, उनमें तरमीम करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस कंडीशन। House of Commons enjoys unlimited powers of legislations since the bills passed by this house are neither rejected by the House of Lords nor voted by the Queen। वो कहते हैं कि लेजिस्लेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है। जो लॉ हाउस ऑफ कॉमन्स से एक दफ़ा पास हो जाता है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, जो अपर हाउस है, उसने उसको रिजेक्ट किया हो या क्वीन ने उसको जो है वो डिसअप्रूव किया हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। देयर वॉज अ टाइम व्हेन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें उन्होंने ये बात की हुई है कि एक वक्त था जब ब्रिटिश के दोनों हाउसेज जो हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इक्वल पावर्स इंजॉय करते थे लॉ मेकिंग में। लेकिन बाद में कुछ एक्ट्स हुए 1911 में और 1949 में, कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास किए और उन एक्ट्स के मुताबिक जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन, विच इज़ अ पॉपुलर वन, उसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं लेजिस्लेशन में, कानून साजी में उसको ज़्यादा पावर्स दे दी गई। इसकी वजह ये थी कि जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, अभी हमने पढ़ा है कि वो पॉपुलर वन है। इसका मतलब है कि जो इस हाउस के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली आवाम के नुमाइंदे होते हैं। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ यूके, सिटीजन्स ऑफ यूके। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो सिटीजन्स वोट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग से वो आते हैं। तो इसलिए बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द citizens, they enjoy more powers in legislation or law making. Next important function of House of Commons is control over the executive. अभी मैंने आप लोगों को बताया है एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं। एग्जीक्यूटिव में जो सबसे मेजर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, वो प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उनकी कैबिनेट या उनकी टीम आती है। इनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कैबिनेट इज़ मेयरली अ कमिटी ऑफ द हाउस एंड मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। वो कहते हैं कि जी कैबिनेट जो है, इसके तमाम के तमाम जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं एंड दे आर द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एज वेल। पाकिस्तान में भी ऐसा है, आपके जितने भी इस टाइम मिनिस्टर्स हैं वो तमाम के तमाम आपकी नेशनल असम्बली के मेंबर्स भी हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट में हमेशा ऐसा ही होता है। जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स इन द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इसलिए वो अपने डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए पार्लियामेंट में जवाबदेह हैं। इस तरह से पार्लियामेंट जो है, particularly the member of House of Commons are controlling the executive as well। जो एग्जीक्यूटिव होती है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, उनसे दूसरे जो पार्लियामेंट के या हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। कोई भी पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी इनिशिएटिव देते हैं मिनिस्टर्स, तो उनसे फिर सवाल किया जाता है। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या हाउस के, वो उनसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, उनको उनके पॉलिसी मैटर्स पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। वोट ऑफ सेंसर भी उनके अगेंस्ट किया जा सकता है। वोट ऑफ सेंसर क्या होता है? एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन कैन इनिशिएट मूव अगेंस्ट एनी मिनिस्टर। कोई भी हाउस ऑफ कॉमन का जो मेंबर होता है वो किसी भी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मूव इनिशिएट कर सकता है कि इसने ये पॉलिसी गलत दी है या इसका ये जो एक्शन था ये गलत था, इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो इनिशिएट करता है मूव कि इसको वोट ऑफ सेंसर किया जाए, मतलब इसको इसके पोर्टफोलियो से हटा दिया जाए। नेक्स्ट है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। The most effective technique on the part of the opposition to control the government is the threat of a vote of no confidence। मोस्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं, जिनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि अगर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हाउस में मूव हो जाता है और वो पास हो जाता है हाउस से, तो फिर उस इन दैट केस द होल कैबिनेट अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर ऑफिस। पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है उसको घर जाना पड़ता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है। एक चीज़ होती है मूव होना हाउस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मूव होने का मतलब होता है आप इनिशिएट कर रहे होते हैं मूव को, ठीक है, और पास होना मतलब पूरा का पूरा हाउस जो है वो उस चीज़ पे अपना अग्रीमेंट दे रहा है, अपनी रजामंदी दे रहा है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है हाउस ऑफ कॉमन से, तो पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव है दे हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर ऑफिस। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, लेस लाइटली है कि ऐसा हो। इसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होती है, वो मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो जब आपकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी तो अपने ही पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो मोस्टली आपकी अपनी पार्टी के होंगे, तो वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट के अगेंस्ट वोट किस तरह से देंगे। तो ऐसा होता नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो जाए पार्लियामेंट से, लेस लाइटली है ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो मेजॉरिटी पार्टी की अपनी होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इज़ वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवियंसेस। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि वो डायरेक्टली अवाम के नुमाइंदे होते हैं और अवाम उनको वोट दे के इलेक्ट करती हैं और उनको मेंबर बनाते हैं पार्लियामेंट का। तो जब आप अवाम के नुमाइंदे हैं तो आपको अवाम की जो ग्रीवांसेस हैं या जो उनकी रिजेंटमेंट्स हैं उनका भी अंदाज़ा होता है। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर क्या काम करते हैं, ये पॉलिसी मेकर्स तक अवाम की डिमांड्स को पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस होते हैं, उनको पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि इनको एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिव फंक्शंस। बाकी कुछ सिलेक्टिव फंक्शंस हाउस ऑफ कॉमन परफॉर्म करता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिबेट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन इज़ एन इफेक्टिव चैनल ऑफ इम्पार्टिंग पोलिटिकल ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर्स। Membership of the house for a longer period makes them seasoned and experienced in law and politics.
Moreover, it is a forum where talented member can demonstrate their capabilities. ये कुछ और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स की जो है वो उन्होंने हाईलाइट की हुई हैं, जो है किस तरह से वो जो है वो टाइम के साथ साथ सीजनड और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और बाद में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकर्स बन के। Public education. Free and frequent deliberations on the floor of this chamber help in educating general public. Since the proceedings are reported in the newspaper, वो कहते हैं कि फ्री और फ्रीक्वेंट जो है वो डिस्कशंस होती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये जनरल जो पब्लिक है उसको एजुकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो इस तरह से कि जो भी डिबेट्स होती हैं उनको बाद में रिपोर्ट किया जाता है ब्रिटिश न्यूज़पेपर में। तो इस तरह से जो पब्लिक को है वो साथ साथ एजुकेट करने का काम भी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द function and duties of British Prime Minister and the powers and functions of House of Commons। पार्लियामेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत ही आसान है। पाकिस्तान को आप जहन में रखते हुए अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको पाकिस्तान के एग्जाम्पल कोट करके समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।